मिडिल ईस्ट में इस वक्त आग लगी हुई है। एक ऐसा सैन्य टकराव जो पहले कभी नहीं देखा गया। पूरा का पूरा इलाका आप समझिए युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर है। तो चलिए देखते हैं कि ये हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए और आखिर हो क्या रहा है। और इसकी शुरुआत हुई बस एक पल में। दुबई में एक शख्स ने बताया, बहुत बड़ा धमाका था, खिड़कियां तक हिल गईं। जरा सोचिए, एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये वो आवाज थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक बहुत बड़े विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत थी जो देखते ही देखते पूरे इलाके में फैलने वाला था। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। ये जो धमाका हुआ, ये एक बहुत बड़ी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था। ईरान ने पलटवार किया और इस एक पलटवार ने खाड़ी के सबसे अमीर और सबसे शांत समझे जाने वाले देशों को सीधे सीधे जंग में खींच लिया। तनाव अब एक ऐसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और हमले का जो स्केल था वो सच में चौंकाने वाला था। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री ठिकानों को टारगेट नहीं किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल और बिजनेस हब्स पर हमला बोला। अबू धाबी से लेकर रियाद तक आप सोचिए, पूरा आसमान मिसाइलों और धमाकों से रोशन हो गया था। और देखिए, इस खूनी खेल की कीमत भी फौरन चुकानी पड़ी। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया, लेकिन बस एक चूक, सिर्फ एक चूक, और एक बेगुनाह की जान चली गई। ये जंग की सबसे कड़वी सच्चाई है कि इसमें कोई महफूज नहीं होता, कोई भी नहीं, अपने घर में भी नहीं। तो जाहिर है खाड़ी देशों का रिएक्शन बहुत सख्त और एक जैसा था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, सबने एक आवाज में ईरान की निंदा की। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी। डिप्लोमेसी की भाषा में ये लगभग जंग का ऐलान करने जैसा था, एक खुली चेतावनी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ईरान ने इतना बड़ा, इतना रिस्की हमला किया ही क्यों? इसका जवाब छिपा है कुछ घंटे पहले हुई घटनाओं में। एक ऐसे हमले में जिसने इस पूरी आग को भड़काया। 28 फरवरी, ये तारीख अब इतिहास में दर्ज हो गई है। सुबह की पहली किरण के साथ ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़ा हमला किया। दोपहर होते होते ईरान का जवाब आना शुरू हो गया और शाम तक पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एक वॉर जोन में बदल चुका था। और ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की हुई मिलिट्री कार्रवाई थी। अमेरिका ने इसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने कहा ऑपरेशन रोरिंग लायन। मतलब नामों से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इरादे कितने खतरनाक थे। तो दुनिया को क्या वजह बताई गई? प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मुताबिक ये हमला ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए था। उन्होंने इसे इजराइल के लिए एक अस्तित्व का खतरा यानी कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बताया। अब जरा इन टारगेट्स को देखिए। ये सिर्फ कुछ लोकेशंस नहीं हैं, ये लक्ष्य बताते हैं कि हमला कितना सटीक और सोचा समझा था। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री बेस पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधे ईरान के शासन के दिल पर, उसके पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडरशिप की जड़ों पर हमला किया। और इस हमले के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, एक मिस्ट्री। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी, वो कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ? इजरायली सोर्सेस का दावा है कि वो घायल हुए हैं, लेकिन ईरान इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहा है। ये जो अनिश्चितता है, ये संकट को और भी ज्यादा उलझा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं ईरान के जवाबी हमले की। ईरान ने सिर्फ इजराइल को जवाब नहीं दिया, नहीं, उन्होंने पूरे इलाके में फैले अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया। संदेश बिल्कुल साफ था, इस जंग में अमेरिका भी बराबर का दुश्मन है। इस लिस्ट पर नजर डालिए जरा, ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ईरान ने चुन चुनकर उन जगहों पर हमला किया जो खाड़ी में अमेरिकी पावर के सबसे बड़े सिंबल हैं। कतर में एयरफोर्स हेडक्वार्टर हो या बहरीन में नेवी का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, हर एक हमला अमेरिका के लिए एक सीधा मैसेज था। और ऐसा लगता है कि ईरान यहीं रुकने वाला नहीं है। उनके सरकारी टीवी पर एक कमांडर का बयान आया और ये सिर्फ एक दावा नहीं, ये एक खुली धमकी है। उनका कहना है कि ये तो सिर्फ कबाड़ मिसाइलें थीं, असली हथियार तो अभी आने बाकी हैं। सोचिए, इस धमकी का असर सिर्फ जंग के मैदान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। देखिए, जंग का असर कभी सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं रहता। कुछ ही घंटों के अंदर इस टकराव ने पूरे इलाके की नॉर्मल जिंदगी और ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक चीजें होती गईं। पहले हमलों की खबर आई, फिर धड़ाधड़ देशों ने अपने एयर स्पेस बंद करने शुरू कर दिए, और नतीजा
दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स, लुफ्थांसा सबने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। लाखों लोग जहां थे वहीं फंस गए और पूरी सप्लाई चेन ठप पड़ गई। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि ये हमला कितना मल्टी डायमेंशनल है। एविएशन, एनर्जी, कम्युनिकेशंस, ये आज की जिंदगी की रीढ़ हैं और अब ये सब खतरे में हैं। इजराइल में गैस प्रोडक्शन बंद हो गया है, ईरान में इंटरनेट पर असर पड़ा है और आसमान तो लगभग बंद ही हो चुका है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम क्यों नहीं है। मिडिल ईस्ट, आप समझिए यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल जैसा है, और जब ये पुल बंद होता है तो इसका असर पूरी दुनिया के ट्रेड और ट्रैवल पर पड़ता है। तो इन हमलों और जवाबी हमलों के बाद अब हम एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाट्स नेक्स्ट? आगे क्या होगा? और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस नए और अस्थिर मिडिल ईस्ट को लेकर 5 बड़े खतरों की बात कर रहे हैं। यही वो 5 चीजें हैं जो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चिंता का सबब है। पहला, क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा जिससे तेल के दाम आसमान पर पहुंच जाएंगे? दूसरा, क्या वो अब न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिशें और तेज कर देगा? तीसरा, क्या ये आग इराक और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों तक फैलेगी? चौथा, खाड़ी देश अब क्या करेंगे, किसका साथ देंगे? और सबसे अहम, क्या ईरान की सरकार इस संकट से और मजबूत होकर निकलेगी या फिर बिखर जाएगी? एक बात तो बिल्कुल साफ है, 28 फरवरी ने मिडिल ईस्ट का पूरा गेम ही बदल दिया है। जो पुराने नियम कायदे थे वो अब खत्म हो चुके हैं। हम एक नए, ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल दौर में आ चुके हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जब सारी रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, जब दोनों तरफ से इतने बड़े हमले हो चुके हैं, तो क्या यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता बचा है, या फिर ये उस भयानक जंग की शुरुआत है जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी? इसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।